बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लड़की की मां दूल्हे की अगवानी के लिए आरती की थाली लिए पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थीं। दूल्हे को घोड़ी से उतारने के लिए दुल्हन के पिता और भाई आगे बढ़े। घोड़ी से उतरते ही दूल्हा लड़खड़ा गया, तो उन्होंने सोचा बहुत देर से घोड़ी पर बैठा था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उनको सारा माजरा समझ में आ गया। दूल्हे साहब ने जमकर शराब पी रखी थी, इसलिए उससे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसे स्टेज पर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया गया। दोनों बाप बेटे ने आंखों आंखों में ही बात की। बेटे ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखकर उनके कान में कहा, कोई बात नहीं पापा, खुशी में ज़्यादा पीली होगी। इससे पहले कि आपस में कुछ और कहते, दुल्हन के रूप में सजी तनीषा अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म अदायगी के लिए। लेकिन जैसे ही दूल्हे को कुर्सी से उठने को कहा गया, वह जरा सा उठकर फिर कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। इस बार तो लोगों की मदद से उसे उठाया गया। उसने तनीषा के गले में वरमाला डालने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में लहराए, लेकिन यह क्या, उसके हाथ बिना वरमाला डाले लहरा कर वापस आ गए। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो आसपास के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। दुल्हन के लिबास में लजाई शर्माई तनीषा ने सारा माजरा समझते ही उग्र रूप धारण कर लिया और जयमाला को स्टेज पर पटक कर बोली, नहीं करनी मुझे इस शराबी से शादी। और पैर पटकते स्टेज से जाने लगी तो उसकी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से सभी मेहमान सकते में आ गए। इससे पहले कि कोई उसे रोके, वह अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों पक्षों में हलचल मच गई। तनीषा के माता पिता ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो वह इस शर्त पर खोलने को राजी हुई कि उसके निर्णय का विरोध नहीं होगा। दरवाज़ा खुलते ही सब यह देखकर हैरान रह गए कि उसने दुल्हन के कपड़े बदलकर साधारण कपड़े पहन लिए थे। उसकी माँ यह देखते ही चीख पड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कोई बारात दरवाजे से वापस करता है? कितने इंतजार के बाद तो यह दिन आया है और तू सब बर्बाद करने पर तुली हुई है। तूने यह सोचा कि कितने पैसों की बर्बादी होगी? तेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बिरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे? कितनी दूर दूर से लोग आए हैं शादी में शामिल होने के लिए। तेरे इस बर्ताव के कारण कोई दूसरा रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। बाद में सब ठीक हो जाता है, लेकिन तू किसी की सुने तब ना। नहीं, इसका निर्णय ठीक है, मैं अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। वह जब ऐसे खास मौके पर भी इतनी पीकर आया है, तो उसका क्या विश्वास है कि उसे शराब की लत नहीं होगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसे अपने जीवन के निर्णय लेने का पूरा हक है। मैं लड़के वालों से सारी स्थिति का पता करता हूँ, उसके बाद जो यह चाहेगी वही होगा। तनीषा के पिता ने अपनी पत्नी की बात काटते हुए कहा, इसके साथ आपकी बुद्धि पर भी पत्थर पड़ गए हैं। यह तो नासमझ है, आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए। पत्नी ने आक्रोश में कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे पियक्कड़ से शादी नहीं करूंगी। अपनी सहेलियों के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरा कितना मजाक बनाएंगी, आपको नहीं पता कितनी बार मैंने उनके सामने नशे में धुत व्यक्ति की एक्टिंग करके उन्हें हंसाया है, उनके विरोध में बोला है। आज मेरा पति, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तनीषा ने रोते रोते अपना निर्णय सुनाया। यह सुनकर उसकी माँ उसके पापा की ओर देखते हुए बोली, और चढ़ाओ बेटी को सिर। मैंने कितनी बार समझाया कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो, एक हमारा जमाना था। वे कुछ और बोलती, उससे पहले ही दूल्हे का भाई उन्हें यह कहकर बुलाने आया कि उसके मम्मी पापा उनसे मिलना चाह रहे हैं। अभी तक तनीषा का भाई तथा और लोग मूक दर्शक बने खड़े थे। वे इधर उधर चले गए। तनीषा के पापा ने अपनी पत्नी को साथ ले जाना उचित नहीं समझा और अपने बेटे और उसके मामा के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। बैठने के बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। दूल्हे के माता पिता के चेहरों से शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर पिता ने कहा, माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटे ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसे पीने की थोड़ी बहुत आदत है,
लेकिन ऐसे मौके पर भी इतना पीकर आएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। असल में उसके दोस्तों ने ही उसे इस हाल में पहुंचाया। आप तो जानते हैं आज के बच्चों का लाइफस्टाइल। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कृपया रिश्ता स्वीकार कर लीजिए। इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। रमेश जी, मेरे परिवार की किसमें भलाई है, इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे नशेड़ी दामाद को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आपने मुझे धोखा दिया है। पहले क्यों नहीं बताया कि उसे नशे की लत है। यह तो अच्छा हुआ कि फेरों के पहले भेद खुल गया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब हमारे धन और मान सम्मान की भरपाई कैसे होगी। मेरी बेटी को आपके बेटे के कुकृत्य से जो सदमा लगा है, उसके लिए आपके पास कोई समाधान है। भाई साहब, मैं आपसे दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। असल में मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो वह सुधर जाएगा। उनकी बात बीच में ही काटते हुए तनीषा के मामा बोले, सुधारने के लिए हमारी ही बेटी मिली थी। अपने स्वार्थ के लिए हमारी बेटी के सपने चूर चूर करने का आपको क्या अधिकार था। अब यह शादी नहीं हो सकती, और जो भी अभी तक कपड़े और गहनों का लेन देन हुआ है उसका हिसाब कर लीजिए। दूल्हे को अब तक होश आ गया था। वह दूर सिर झुकाए बैठा था। उसके पिता भारी मन से उठे और उसके पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए गाड़ी में बैठा कर चले गए। पीछे पीछे बाकी बाराती भी अपमानित होने के कारण झल्लाए से लौट गए। थोड़ी देर पहले जिस जगह चारों ओर सजे सबरे लोगों की चहल पहल थी, बैंड बाजे की धुन पर बच्चे, जवान और बूढ़े थिरक रहे थे, वहां अब सन्नाटा पसरा था। किराए पर जो भी सामान आया था, उन्हें समेटने के लिए आए लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से सारे वातावरण को घूर रहे थे। कमरे में एक और तनीषा घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता निशब्द पलंग पर लुढ़के थे। छोटा भाई आशीष बाहर सामान ढोने वालों को निर्देश दे रहा था। सच में समय अपना कब क्या रंग दिखा दे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उसके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब इस परिवार को तनीषा के भविष्य के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। गलती किसी की और भुगतना पड़ेगा किसी और को। लोगों की यह धारणा कब बदलेगी कि विवाह कोई जादू की छड़ी है कि उसके होते ही कोई भी इंसान बदल जाएगा। माँ बाप जब अपने बेटे को नशे की लत नहीं छुड़ा पाए तो किसी अनजानी लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, और उसके लिए हम कैसे किसी दूसरे परिवार की लड़की को बलि का बकरा बना सकते हैं। दूल्हे पवन को इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगा था। वह पढ़ा लिखा था, एक अच्छी कंपनी में काम करता था। दोस्तों की गलत संगत से उसे पीने की लत लग गई थी, लेकिन ऐसे मौके पर भी उसके दोस्त ऐसी घटिया हरकत करेंगे, यह उसके लिए भी बहुत अप्रत्याशित था। सारे घटना चक्र ने उसे झकझोर दिया था। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। उसके मन मस्तिष्क में आंदोलन चलने लगा कि उसे क्या हक था अपने कुकृत्य से माता पिता और किसी दूसरे परिवार को तबाह करने का। उसे आत्मग्लानि हुई और वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। फिर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह इसका प्रायश्चित करके रहेगा। यह सच्चाई है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उसने मन ही मन शराब और शराबी दोस्तों से किनारा करने की ठान ली। वह अपने माता पिता के पास जाकर उनके पैरों से लिपटकर खूब रोया और माफ़ी मांगते हुए बोला कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वे लोग अपमानित होकर इतने सख्ते में थे कि कुछ भी नहीं बोले। पवन की तनीषा के घर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने मोबाइल पर माफ़ी मांगने का मैसेज छोड़ा और लिखा कि अपने कुकृत्य के लिए वह बहुत शर्मिंदा है और उसका प्रायश्चित करके रहेगा। हो सके तो उसके लिए वह इंतज़ार करे। तनीषा ने कोई उत्तर नहीं दिया। पवन ने अपने सभी दोस्तों से किनारा कर लिया और डॉक्टर के पास अपने पीने की समस्या को लेकर गया। उसका इलाज शुरू हो गया। उसने ऑफिस के बाद अधिकतर समय, जिसे वह अपने दोस्तों के साथ बिताता था, अपने परिवार के साथ बिताने लगा। पार्टियों में जाना बंद कर दिया। आरंभ में उसे काफ़ी बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा।
पवन के माता पिता उसकी इस अप्रत्याशित प्रवृत्ति को देखकर दंग रह गए। मन ही मन तनीषा को धन्यवाद देने लगे कि उसके द्वारा विवाह को ठुकरा देने के कारण ही उसमें यह परिवर्तन आया है। वे उसके सुखद भविष्य के लिए आशान्वित हो गए। अतः तनीषा को अपनी बहू के रूप में देखने की कल्पना करने लगे। लेकिन अगले ही पल फिर यह सोचकर उनका मन बुझ जाता कि यदि उसने स्वीकार नहीं किया तो तनीषा के घर में जब भी उसके विवाह की चर्चा होती तो वह उठकर चली जाती। उसे बहुत मानसिक आघात लगा था। उसे वे दिन याद आते थे जब वह सगाई के बाद कई बार पवन से मिली थी और फ़ोन पर तो उससे उसकी लगभग प्रतिदिन बात होती थी। उसे पहले ही पता होता कि वह पियक्कड़ है तो कभी उससे रिश्ता नहीं रखती। उसने अपने माता पिता से कह दिया कि वह अभी मानसिक रूप से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दें। नौकरी तो वह करती ही थी। व्यस्त रहने के लिए उसने हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली। समय बीतता गया। करीब 1 साल बाद हिम्मत करके पवन तनीषा के ऑफिस पहुंच गया। उसे अचानक देखकर वह अचकचा गई और फिर बोली, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं तुमसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं बदल गया हूँ। अपनी बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। लेकिन तनीषा ने उसकी एक न सुनी। पवन उसकी इस प्रतिक्रिया के लिए पहले से ही तैयार था। 1 हफ्ते बाद वह फिर उससे मिला और बोला, मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन इस बार भी तनीषा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और पहले वाला ही जवाब दिया। मगर पवन निराश नहीं हुआ। उसने अपना प्रयत्न जारी रखा। धीरे धीरे उसके मिलते रहने से तनीषा का दिल पिघलने लगा। एक दिन जब पवन ने उससे कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में हलचल मच गई और वह सकारात्मक रूप से सोचने पर मजबूर हो गई। अब वह उससे मिलने लगी। जब उसे पवन पर पक्का विश्वास हो गया तो उसने अपने माता पिता को सारी स्थिति से अवगत कराया और बोली, यदि वे ठीक समझें तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से मिल लें और सारी स्थिति पता करें। उसके पिता बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह शादी के बाद दोबारा नहीं पीना प्रारंभ कर देगा? पापा, हम आज की स्थिति देखकर ही निर्णय ले सकते हैं। भविष्य को किसने जाना है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शादी से पहले न पीता हो, बाद में पीने लग जाए। बेटी की यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर पवन के माता पिता से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। जब उन्होंने पवन के माता पिता को अपने आने की सूचना दी तो वे इस अप्रत्याशित मिली खुशी से फूले नहीं समाये और उनकी अगवानी की तैयारी में जुट गए। पवन को भी लगा कि उसका प्रायश्चित करना सफल हो गया। दोनों परिवार जब आपस में मिले तो खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। पवन के पिता बोले, मैं आपकी बेटी का कर्जदार हूँ। हम अपने बेटे को नहीं बदल पाए, लेकिन आपकी बेटी ने बदल दिया। हाँ भाई, अब देर किस बात की? जल्दी से इनकी शादी करवाओ। देर आए दुरुस्त आए, तनीषा के पापा बोले। लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर तनीषा के पिता हैरान से रह गए। तनीषा के पिता को हैरान खड़ा देख पवन के पिता बोले, इस बार शादी का सारा खर्च मेरी तरफ से। तनीषा और पवन कनखियों से एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।